हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम अगेन जेके एसएसबी जो आपका एग्जाम है 28 जून को, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन एमसीक्यू यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो क्लास को एक बार आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे पढ़ना है और आंसर करना है क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। सारे एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये 10-year-old बॉय शोज poor eye contact, avoid social interaction and engage in repetitive behavior. His speech was delayed and there's family history of psychiatric illness. Which condition is most likely? A option है autism spectrum disorder ASD, टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस, सी ऑप्शन है यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है एलर्जिक राइनाइटिस। चलिए आंसर करेंगे क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका रहने वाला है। एवरीवन सभी आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। पूछा गया है यहां पे आपको कि 10 साल का बच्चा है, शोज पुअर आई कांटेक्ट, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पाता है बच्चा, प्लस एंगेजिंग इन रिपीटेटिव बिहेवियर, हिज स्पीच वाज डिले एंड देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस, व्हिच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो क्या एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो किसी भी तरह के साइकियाट्रिक या जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से होता है? नहीं, ये एक तरह का इंफेक्शन है, नोज का इंफेक्शन है, और यहाँ पे आपको सर्दी जुकाम वगैरह जो होता है उसको राइनाइटिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो होता है, क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो है वो जेनेटिकली होता है? नहीं। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस, हो सकता है लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से जो होता है आपको टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस है। टाइप 2 वाला जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस को हम टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस बोलते हैं। अब रहा क्या यहाँ पे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म जो होता है वो एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है और साइकियाट्रिक इलनेस है, डिसऑर्डर नहीं है, साइकियाट्रिक इलनेस है। इसको ट्रीट किया जा सकता है कैसे? एनवायरमेंट से, सोशली बच्चे को इंटरेक्ट करवाना है, प्लस उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के थेरेपी दिलवा के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बाकी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक फैक्टर, साइकियाट्रिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसे एनवायरमेंट में आप रहते हो वो भी उसके लिए डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए क्लाइंट एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन बाय सेइंग आई कांट फोकस, माय माइंड कीप वांडरिंग, द नर्स रिस्पॉन्ड यू आर हैविंग डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, व्हाट कम्युनिकेशन टेक्निक इज द नर्स यूजिंग? नर्स ने कौन सा कम्युनिकेशन टेक्निक को यूज किया, ये यहाँ पे पूछा गया है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और साथ में आंसर भी करेंगे। यस, तो फोकसिंग, इसमें डायरेक्ट फोकस किया जाता है, किसी भी तरह का कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है। तो ये तो आंसर हमारा पहले ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समराइजिंग जो होता है उसमें डायरेक्टली पॉइंट पे बात होती है, किसी भी तरह का इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो यहां पर नहीं होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, उसको हम समराइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। कन्फ्रंटिंग भी इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो कि क्लाइंट अपनी फीलिंग, अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बोल के, आई कांट फोकस, माई माइंड कीप वांडरिंग, द नर्स, उसके नर्स क्या रिस्पॉन्ड करती है, यू आर हैविंग डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। तो ये जो कम्युनिकेशन है उसको हम बोलेंगे पैराफ्रेसिंग कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? पैराफ्रेसिंग कम्युनिकेशन इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़े से दिखने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ओरिजिनल मीनिंग, उसका फ्रस्ट्रेशन वो शो कर रहा है, तो ओरिजिनल मीनिंग जिसमें पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं कि पैराफ्रेजिंग
कम्युनिकेशन की टेक्निक होती है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें डायरेक्ट मीनिंग शो करता है, डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स जो होती है उसको, वो अपने स्ट्रगल को एक ही वर्ड में वो बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैराफ्रेजिंग कम्युनिकेशन टेक्निक। नेक्स्ट है, हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट थेराप्यूटिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी to induce seizure in the treatment of mental disorder? Arnold A. Sheckham, Sigmund Freud, Goldman या बीनी एंड सर्लिटी? आंसर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन है। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर या फिर स्पेशली मैं बात करूं सीवियर डिप्रेशन, जो डिप्रेशन वाले पर्सन होते हैं वो और मेंटल डिसऑर्डर वाले होते हैं, उनमें ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। 20th सेंचुरी 1938 में यूगो सर्लिटी और बिन्नी ने इसको खोजा था, किसके लिए, मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज जो है वो किया था। क्लियर है? ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। दो प्रकार की ईसीटी होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ईसीटी। कौन सी ईसीटी होती है? एक ईसीटी होती है जिसको हम डायरेक्ट ईसीटी बोलते हैं, और एक जो होता है वो इनडायरेक्ट ईसीटी हम उसको बोलते हैं। क्लियर? अभी काफी ज्यादा मॉडिफाइड ईसीटी जो है उसका हम यूज करते हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स में भी मॉडिफिएबल जो ईसीटी होता है उसका यूज किया जाता है। मतलब पहले जो ईसीटी यूज होता था उसमें किसी भी तरह का कोई मसल रिलैक्सेंट वगैरह जो है वो यूज नहीं होता था, लेकिन आजकल ये सारी चीजें जो है वो यूज होने लगी है। तो बायलैटरल ईसीटी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, या बायलैटरल ईसीटी और यूनिलैटरल ईसीटी हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, जैसा नाम वैसा काम, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बायलैटरल लिख देती हूं मैं, बायलैटरल ईसीटी, बायलैटरल ईसीटी एंड यूनिलैटरल ईसीटी। ठीक है, बायलैटरल ईसीटी का मतलब होता है दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और आपके यूनिलैटरल यानी कि सिर्फ एक तरफ लगाया जाता है। कोई भी सीवियर डिप्रेशन वाला या डिप्रेशन वाला पर्सन होता है, सप्ताह में 4 बार उसको ईसीटी दिया जाता है। ठीक है, ये इसका इंडिकेशन है। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई प्रोसीजर कैसे होता है इसका, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ईसीटी में जो होता है वो आपके जो कंसर्न लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसर्न जो है, कंसेंट फॉर्म होता है, उसको साइन करवाया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो भी ईसीटी करेगा वही फिजिशियन या डॉक्टर जो भी होगा वही कंसेंट लेता है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड थिंग, जो पेशेंट है उसको एनपीओ रखना है, यानी कि माउथ से कुछ नहीं देना है। एनपीओ कितने घंटे पहले देते हैं, तो 6 to 8 आवर का एनपीओ यहां पर होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जनरल एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करते हैं, और इसमें मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन आपने सुना होगा, यहां पे सक्सिनाइल कोलिन जो कि मसल रिलैक्सेंट होता है वो दिया जाता है। थियोपेंटोन सोडियम देते हैं, थियोपेंटोन सोडियम यहां पे दिया जाता है, और एट्रोपिन सल्फेट सिक्रीशन को कम करने के लिए यहां पे एट्रोपिन सल्फेट जो है वो यहां पे दिया जाता है, किसमें, जब ईसीटी करते हैं तब। ठीक है, तो ये मेडिसिन दी जाती है। और जो यहाँ पे थेराप्यूटिक इसका सीजर जो लास्टिंग, क्योंकि जब भी ईसीटी देते हैं सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए, 0.1 से 0.6 सेकंड के लिए, तो उतने टाइम में जो है वो सीजर एक्टिविटी आना जरूरी है। और ये सीजर एक्टिविटी जो होती है वो 20 से 30 सेकंड के लिए ही आता है। ठीक है, कितने सेकंड के लिए आता है, 20 से 30 सेकंड के लिए ही क्या होता है, पेशेंट के अंदर सीजर एक्टिविटी आती है। उसके बाद भी पोस्ट ईसीटी के बाद में भी आपको रिकवरी उसका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के अंदर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट भी होते हैं ईसीटी के। तो साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करती हूं कि ईसीटी के क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं, तो साइड इफेक्ट जो होते हैं इसके मेमोरी लॉस होता है। इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर देखा जाता है ईसीटी वाले पर्सन में। उसके अलावा कंफ्यूजन होता है, हेडेक होता है, ठीक है, मसल सोरनेस होता है, उसके बाद में नोजिया वगैरह फील होता है पेशेंट को। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो यहां पर आपको देखी जाती है। क्लियर है?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस चीज में इसको नहीं देना, देना किस में है, तो साइकोटिक डिसऑर्डर में, सॉरी मेंटल डिसऑर्डर में, सीवियर डिप्रेशन में, मेनिया में देते हैं, स्किजोफ्रेनिया में भी कभी कभी दिया जाता है, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया में इसको देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सीवियर साइकियाट्रिक इलनेस अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है तो और मेडिकेशन से काम नहीं हो रहा है तब भी इसको देना पड़ सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। बाकी किस किस में नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड या एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में नहीं देना है ये याद रखिएगा। तो साइड इफेक्ट में मेमोरी लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी हेडेक, कंफ्यूजन, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सॉरी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं नॉर्मल सी, नोजिया वगैरह। लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है, तो याद रखिएगा यहां पे लिख रही हूं मैं कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन में होता है, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो किसी पेशेंट में ज्यादा है तो नहीं देना है। दूसरी चीज रीसेंट स्ट्रोक आया हुआ है, ठीक है, रीसेंट स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी कि ब्रेन के अंदर जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है वहां पे कोई हेमरेज वगैरह हो जाए, इश्केमिया हो जाए, उसको हम क्या, जिसे ब्लड सप्लाई कम हो जाए, हाइपोक्सिया वाली सिचुएशन हो जाती है, उसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरी चीज, अगर किसी को सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ठीक है, सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाली कंडीशन है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ईसीटी। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर है या अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन है, किसके अंदर, यहां पे लिख रही हूं, अगर ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर में भी ईसीटी नहीं देते हैं। अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन और वो भी अनकंट्रोलेबल तो हम ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, नहीं देना चाहिए ईसीटी, अदरवाइज कंडीशन और भी ज्यादा क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है ना। साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, प्लस हाईली इफेक्टिव, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस इसका सीवियर डिप्रेशन के केसेस में भी होता है, क्योंकि ऐसे केसेस जो रहते हैं वो जिसमें पर्सन सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह करता है, इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस इसका इसी में रहता है। नर्सिंग का काम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नर्स का काम यहाँ पर क्या होता है। तो नर्स का काम यहाँ पर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं, बिफोर ईसीटी, अगर ईसीटी आप लेने जा रहे हो तो नर्स का बिफोर ईसीटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये देख लीजिएगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करती हूं यहां पे इन द केस ऑफ ईसीटी, बिफोर ईसीटी, ठीक है, तो बिफोर ईसीटी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है यहां पर कि वेरीफाई इन्फॉर्म कंसर्ट, लेना नहीं है, लेने का काम डॉक्टर का है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो कोई भी कंसर्ट लेने का काम हमारा नहीं होता है, कंसर्ट कौन लेता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कंसर्ट लेते हैं, लेकिन हमारा काम है वेरीफाई करना। तो बिफोर ईसीटी क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेरीफाई इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो कंसेंट है उसको लिया है या नहीं उसको वेरीफाई करना जो है वो हमारा काम है। दूसरी चीज, बिफोर ईसीटी बेस लाइन वाइटल साइन चेक करने हैं, क्या काम है हमारा, वाइटल साइन को चेक करना, ये हमारा काम होता है, टेम्परेचर, बीपी, ये सब चेक करने का हमारा काम होता है। तीसरी चीज कि एंश्योर करें कि पेशेंट जो है वो एनपीओ है या नहीं है, मील पर ओरल 6 to 8 आवर बिफोर ईसीटी पेशेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर उसके आर्टिफिशियल टीथ यानी कि डेंचर्स लगे हुए हैं, कोई ज्वेलरी है, कोई ग्लासेस पहने हुए हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेस है, तो उन सभी को हटाना है, ठीक है। याद रखिएगा किस किस चीज को रिमूव करना है, तो रिमूव, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, याद रखिएगा, रिमूव डेंचर, उसके बाद में ग्लासेस लगे हुए हैं अगर, ठीक है, चश्मे पहने हुए हैं, और किसी भी तरह का कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह है जैसे कि ज्वेलरी, तो उसको आप रिमूव करवाइए। कोई भी ज्वेलरी वगैरह यहां पर पहनी हुई नहीं होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट लेंसेज भी नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता है कॉन्टेक्ट लेंसेज। एग्जाम में सीधा सा, ये जिसने थ्योरी पढ़ी है वही आंसर कर सकता है, एग्जाम में आ जाएगा कि ईसीटी देने जा रहे हो, बिफोर ईसीटी कॉन्टेक्ट लेंस हटाना जरूरी है या नहीं है, तो बिल्कुल है, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज है कि पेशेंट एंश्योर करें कि बिफोर ईसीटी ब्लैडर एम्प्टी, ठीक है, ब्लैडर क्या हो, एम्प्टी,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको बिफोर ईसीटी जो है वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में ड्यूरिंग ईसीटी, जब ईसीटी ले रहे हैं तब आपको क्या क्या चीजें याद रखना है कि पेशेंट का ऑक्सीजनेशन, एयरवे जो है वो प्रॉपर है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ड्यूरिंग ईसीटी क्या करेंगे आप, यहां पे लिख रही हूं कि ड्यूरिंग ईसीटी एंश्योर करें कि जो पेशेंट है, ठीक है ना, पेशेंट को एंश्योर करना है कि उसका एयरवे और ऑक्सीजन प्रॉपर रहे। क्या प्रॉपर रहे? एयरवे एंड ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है और पेशेंट की सेफ्टी। क्या करना है? वाइटल साइन को मॉनिटर करें प्लस पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसे कंडीशन के अंदर, क्योंकि सीजर्स एक्टिविटी आती है इसीलिए। नेक्स्ट, आफ्टर ईसीटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ईसीटी आपको क्या करना है कि पेशेंट को रिकवरी फेज जो होती है उसमें प्रॉपर आपको ध्यान देना है, रिकवरी पोजीशन में रखना है, उसके वाइटल साइन चेक करने हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियस देखते रहना है आपको, कंफ्यूजन, कोई मेमोरी आपको टाइम प्लेस पर्सन के प्रति ओरिएंटेड है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करते रहना है। प्लस पेशेंट के साथ में रहिए, जब तक वो फुल्ली अलर्ट नहीं हो जाता तब तक पेशेंट के साथ में आपको रहना है। ये आफ्टर ईसीटी आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मेमोरी लॉस होता है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग ईसीटी। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेमोरी लॉस इसमें होता है। कौन सा होता है? तो टेम्पररी मेमोरी लॉस। याद रखिएगा कि ईसीटी में कौन सा मेमोरी लॉस होता है, तो ईसीटी में टेम्पररी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्पररी मेमोरी लॉस देखा जाता है ईसीटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, यानी कि ईसीटी परफॉर्म किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, ईसीटी को परफॉर्म करते हैं और इसमें मसल रिलैक्सेंट मैंने आपको बताया, सक्सिनाइल कोलिन, थियोपेंटन सोडियम एंड आपके एट्रोपिन सल्फेट सिक्रीशन को कम करने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग ईसीटी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई इज थायराइड फंक्शन टेस्ट यूजुअली डन बिफोर स्टार्टिंग अ पेशेंट ऑन अ लिथियम थेरेपी। यानी कि पेशेंट की लिथियम थेरेपी आप स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट करने क्यों अनिवार्य होते हैं, क्यों जरूरी होता है, ये आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? यस, सभी आंसर करते रहिएगा। तो देखिए, जिस पेशेंट में आप लिथियम दे रहे हो, ठीक है, लिथियम क्या करता है? थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? लिथियम थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इस वजह से जब तक थेरेपी चलती है लिथियम, तब तक थायराइड फंक्शन में टीएसएच चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रेगुलर, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, यही क्वेश्चन आज जरूरी नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई पेशेंट है, लिथियम चल रहा है, कौन सा टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको दे देगा टीएसएच। अगर जिसको पता है कि हाँ ये लिथियम थायराइड फंक्शन टेस्ट को अल्टर्ड करता है, तब तो आप आसानी से आंसर कर दोगे। नहीं पता होगा वो, फिर क्या करोगे? तुक्का मारोगे और तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे लिथियम थेरेपी तो करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज लिथियम कैन सप्रेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये सप्रेस करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर थायराइड फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी। फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी किसने रिकॉग्नाइज किया था? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? एंड हाँ, क्लास को एक बार शेयर करते रहिएगा और साथ में आंसर भी करना है। सभी आंसर करिएगा और क्लास को शेयर भी करते रहना है। सभी आंसर करिएगा। तो ग्रुप थेरेपी जो है वो आइडेंटिफाई किया था 1905 में, एरोन बैक ने आइडेंटिफाई किया था। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एरोन बैक जो थे उन्होंने तो आइडेंटिफाई नहीं किया था। यहाँ पे सिगमंड फ्रूड जो है, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा जोसेफ प्रेट जो थे, इन्होंने ही ग्रुप थेरेपी के बारे में बताया था, ग्रुप थेरेपी, ठीक है ना। एरोन बैक ने नहीं कहा था। सिगमंड फ्रूड जो है, सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिक थ्योरी, आप सभी को पता है सिगमंड फ्रूड जो थे उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में बताया था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आपने सुन लिया है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, एरोन बैक कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने दी थी। जोसेफ वॉल्ब जो थे उन्होंने बिहेवियरल थेरेपी,
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जेके एसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, 28 जून को आपका एग्जाम है, तो एमसीक्यू टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू आपको कवर करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो किरोश एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है। और हाँ, ये जो एमसीक्यूज आप पढ़ने वाले हो वो उसके पैटर्न के बेस्ड पे ही बने हुए हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी कि किसमें आप वीक हो, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये भी आपको बताया जाएगा टेस्ट में। नर्सिंग प्लस रीजनिंग का कवरेज रहेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। और हाँ, रिकॉर्डेड कोर्स इसमें अनलिमिटेड वॉच है, कितनी भी बार आप देख सकते हो, प्लस डाउनलोड कर सकते हो, और वैलिडिटी 12 मंथ की आपके पास में ये वीडियो रहेंगे। तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, बेटर प्रिपरेशन चाहते हो तो जरूर डाउनलोड कीजिए किरोशा एकेडमी का ऐप, और एनी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन टीचिंग अ केयर गिवर ऑफ अ पेशेंट विद अल्जाइमर डिमेंशिया, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एम्फेसाइज? Increased stimuli, a predictable environment, independent decision making या restrictive एक्टिविटी। When teaching caregiver of patient Alzheimer dementia, इसका मतलब ये होता है एज रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे जो पर्सन होता है अपना मेमोरी लॉस खो देता है, ये एज रिलेटेड आफ्टर 60 वगैरह ये चीजें होती है अल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बहुत ही क्रूशियल होता है पेशेंट के लिए, अल्जाइमर पेशेंट के लिए। उसकी एंजाइटी, क्योंकि ये होता किस वजह से, उसकी एंजाइटी को, उसके फियर को कम करने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, बी करेक्ट आंसर रहेगा, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। बाकी इंक्रीज स्टिमुलाई नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं दे सकते बिकॉज अल्जाइमर वाला है, उसके अंदर जो है वो आपके मेमोरी लॉस वगैरह, एंजाइटी वगैरह देखने को मिलती है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द पेशेंट लिस्ट likely to attempt suicide? एंडोजीनस डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, इन्वोल्यूशन, मेलेंकोलिया या एक्साइटमेंट? आंसर करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज पेशेंट लीस्ट, सबसे कम चांस है सुसाइड अटेम्प्ट करने के। तो देखिए सीवियर, जिसमें सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के, ठीक है ना, या किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर होगा। तो एंडोजीनस डिप्रेशन में तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट, ये मेनिया वाली सिचुएशंस आती है। मेनिया के अंदर पेशेंट जो रहता है ओवर एक्साइटमेंट वगैरह होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। What approach should nursing staff take in response to a patient exhibiting violent behavior in a psychiatric emergency? Approach the patient from the front if they are to be restrained, provide a low calorie diet, maintain a non-threatening demeanor, and avoid challenging the patient, reduce environmental structure. साइकियाट्रिक इमरजेंसी में पेशेंट है वॉयलेंट बिहेवियर वाला, यानी कि किसी को भी मार सकता है, किसी को भी कुछ भी उसके हाथ में होगा तो वो मार देगा, वो वॉयलेंट बिहेवियर वाले साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको पूछा गया है कि कौन नर्सिंग स्टाफ किस चीज को अप्रोच करना चाहिए एज अ नर्सिंग स्टाफ, ये पूछा गया है। तो देखिए, रिड्यूस एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, ये नहीं होगा। प्रोवाइड लो कैलोरी डाइट, इससे कुछ नहीं होगा। अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम इन फ्रंट इफ दे आर रिस्टेंट, नहीं। तो देखिए, मेंटेन अ नॉन थ्रेटिंग डीमैनर, यानी कि उसको डांटना नहीं है। अगर आप उसको डांटोगे, उसको चैलेंज करोगे कि तू ये नहीं कर सकता, ये वो, तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हमें पैदा करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हम ये अप्रोच कर सकते हैं वॉयलेंट पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट एटीट्यूड ऑफ आई डोंट केयर डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग? अग्रेशन शो कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, डिफेंस कर रहा है या रिग्रेशन कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म है कुछ, आंसर करिएगा। पेशेंट कोई कह रहा है आई डोंट केयर, ऐसा जब कोई बोलता है तो कौन सी कंडीशन होती है? तो आप खुद समझ जाइए, डिनाइल कर रहा है उसके अंदर आएगा ये चीज की, क्योंकि अग्रेशन में ये चीज नहीं आएगा, ठीक है। अग्रेसिव बिहेवियर में स्टिमुलाई होता है तो ये कंडीशन नहीं होती है, तो यहाँ पे अग्रेशन तो आंसर हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डिफेंस, तो डिफेंस में भी नहीं होगा। रिग्रेशन एक
मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो बड़ा होता है, यानी कि जो बिग पर्सन है वो भी चाइल्डिश बिहेवियर करने लगता है, उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डिनाइल होगा, नकार देना। ठीक है, नेक्स्ट है एडीएचडी, ए डिसऑर्डर कॉमनली डायग्नोस्ड इन चाइल्डहुड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपरकाइनेटिक, हाइपोकाइनेटिक या हाइपोएक्टिव डिसऑर्डर। आंसर करिएगा कि एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये किस टाइप का डिसऑर्डर है? आंसर सभी आंसर करिएगा, किस टाइप का डिसऑर्डर ये होता है एवरीवन। सो देखिए एडीएचडी जो होता है वो आपके किस टाइप का डिसऑर्डर होता है पूछा गया है, आप लोग आंसर करिएगा। तो ये ऐसे जो पर्सन होते हैं एडीएचडी वाले, मोटर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, अटेंशन इनका प्रॉपर नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा इंपल्सिविटी इनके अंदर होती है, तो यहाँ पे हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर ये होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा इन द एडीएचडी। नेक्स्ट है विच नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विच नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी। देखिए स्टिमुलेटिंग भी होता है, नॉन स्टिमुलेटिंग भी होता है, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। सभी आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे नॉन स्टिमुलेंट ड्रग बोला है जो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, तो ऐसी ड्रग होती है एटोमोक्सेटिन। ये जो ड्रग होती है ये नॉन स्टिमुलेटिंग होती है। क्या होती है? नॉन स्टिमुलेटिंग होती है। ये नॉरएपिनेफ्रिन को लेवल जो रहता है उसको तो रीअपटेक कम करती है, इनहिबिट करती है। उसके साथ में ये क्या करेगी? उस पर्सन की इंपल्सिविटी जो होती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। क्या करती है? ये अटेंशन बढ़ाती है और इंपल्सिविटी को कम करती है। क्या करती है? इंप्रूव अटेंशन। इसका काम क्या होता है? इंप्रूव, क्योंकि एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें इंप्रूव अटेंशन, अटेंशन को इंप्रूव करेगा। और इंपल्सिविटी इनमें ज्यादा होती है, तो इंपल्सिविटी जो है वो यहां पर ये कम करती है। क्लियर है? इसीलिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। ये दोनों जो ड्रग है मिथाइल फेनेडेट और डेक्सा आपके डेक्स्ट्रो एम्फेटिन टेमाइन, ये दोनों ड्रग जो होती है ये स्टिमुलेंट ड्रग है। कैसी ड्रग है? स्टिमुलेंट ड्रग होती है। इसको भी हम एडीएचडी में यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग है ये। रेस्पेरिडोन एक तरह की साइकियाट्रिक या आपके साइकोटिक डिसऑर्डर में यूज होने वाली ड्रग है। साइकोटिक डिसऑर्डर में आप सभी को पता है कि रेस्पेरिडोन जो होती है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्यूडोल्जिया फैंटास्टिका इज कॉमनली नोन एज फ्रेगोली सिंड्रोम, कैटाटोनिया, पैथोलॉजिकल लाइंग या स्लिप डिसऑर्डर। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। तो देखिए फ्रेगोली सिंड्रोम यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि टू डिफरेंट पीपल, दो अलग अलग लोग हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वैसा फॉल्स बिलीफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगोली सिंड्रोम। फिर से बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल लग सकता है लेकिन सेम है। एक डिल्यूजनल बिलीफ रहता है, डिल्यूजन मतलब कि फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ। ठीक है, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ। तो इसमें डिल्यूजनल बिलीफ होता है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि दो अलग अलग लोग हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग हैं या फिर एक्चुअली द सेम पर्सन, ऐसा लगता है, उसको फ्रेगोली सिंड्रोम जो है वो यहां पर बोला जाता है। नेक्स्ट कैटाटोनिया जो रहता है उसके अंदर जिसमें इमोबिलिटी होता है, एक्सट्रीम साइकोटिक डिसऑर्डर होता है ये, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है लाइंग के अंदर। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर एक अलग से डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर कंडीशन अफेक्टिंग स्लीप को अफेक्ट करता है, वैसा डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? पैथोलॉजिकल लाइंग, सी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है ए क्लाइंट विथ ओसीडी स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम वॉशिंग हर हैंड, द मेन रीजन फॉर दिस बिहेवियर इज मोस्ट लाइक। क्या रीजन होता है बार बार हाथ धोने का ओसीडी में? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा।
और हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि पैथोलॉजिकल लाइंग का मतलब ये होता है कि पर्सन जो होता है विदाउट रीजन, किसी भी वजह से अटेंशन पाने के लिए कोई पर्सन पर्टिकुलर झूठ बोलता है, लाइंग, उसको पैथोलॉजिकल लाइंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ओसीडी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, एंजाइटी कम करने के लिए बार बार पर्सन जो है वो सेम रिपीटेटिव एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है, तो यही चीज है एंजाइटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइटी न्यूरोसिस, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा एंजाइटी न्यूरोसिस में, यानी कि जब भी एंजाइटी होती है उस टाइम पे क्या चीज होती है ये आपको बताना है, तो आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है एवरीवन। क्लास को शेयर करिए और साथ में आपको आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइनेस ऑफ द माउथ, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जब होता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, उस टाइम पे ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, तो ये न्यूरोसिस के अंदर आता है, एंजाइटी न्यूरोसिस में। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट स्वेटिंग होती है, पाल्पिटेशन भी होता है, लेकिन मसल की रिजिडिटी नहीं होती है। मसल जो रहती है वो क्या होती है, क्योंकि रिजिडिटी वाली कंडीशन जो होती है वो तो आपके पार्किंसन डिजीज वगैरह में होती है। यहां पर जो कंडीशन होती है मसल्स के साथ में, वो मसल में क्या होता है, टेंशन होता है मसल्स के अंदर जब एंजाइटी होती है तब, ठीक है। रिजिडिटी नहीं होगा, टेंशन होगा, डिस्कंफर्ट हो सकता है, बट रिजिडिटी इज नॉट इन एंजाइटी। तो डी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। मसल का टेंशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है इन दी कोर्स ऑफ एंजाइटी। बाकी ये जो कंडीशन है वो तो आपके पार्किंसन डिजीज में होती है, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू है, व्हाट टर्म refers to a condition that result from the combined influence of physical and mental emotional factor, hysterical, सोमेटिक, साइकोजेनिक या साइकोसोमेटिक। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। बहुत ही इजी है, पूछा गया है व्हाट टर्म रिफर्स टू अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल फैक्टर, यानी कि फिजिकल और मेंटल इमोशनल फैक्टर के चलते अगर कोई डिजीज होती है, जैसे कि माइंड में अगर आपने सोचा या साइकोलॉजिकल कोई डिजीज कंडीशन है तो वो फिजियोलॉजिकल आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। बाकी साइकोजेनिक नहीं होगा, सोमेटिक नहीं होगा, हिस्टेरिकल भी नहीं होगा। यस, जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 28 जून को आपका एग्जाम है। कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, आप पढ़ाई कर सकते हैं, और टेस्ट और दोनों की वैलिडिटी 1 साल तक आपके पास में रहेगी। जीएमसी उधमपुर की भी आप प्रिपरेशन इसी के साथ कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। बाकी क्लासेस के लिए किरोशा एकेडमी को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।